देखो, गुड मॉर्निंग। सिलेबस में क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नहीं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक चैप्टर मेंशन है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, देखो ये सारे जो इक्विलिब्रियम है रेडॉक्स रिएक्शन का, ये सारे मतलब एचएस में पढ़ के आए हो, नहीं तो जस्ट कुछ दिन पहले किया है ये सारे। तो सिलेबस में ये मेंशन नहीं है जो कैसे रेडॉक्स रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम तुम उसको करोगे। ठीक है, जो बैलेंस बनाते हैं ना इक्वेशन में, तो एक बार जस्ट एचएस का बुक पढ़ लेना, सिंपल। तो इसमें क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन कहाँ पे एप्लीकेशन एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, सिलेबस में ये मेंशन है। तो देखो पहले यस जस्ट सर। बेसिक, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो मान लो डेफिनेशन में दे दिया ऐसे कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो, जो तुमने ये पढ़ा था, जो कोई मेटल आयन को उसका सॉल्यूशन में डीप करोगे। ठीक है, तो डीप करने से क्या होगा? आइदर मेटल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में जा सकता है, और नहीं तो सॉल्यूशन से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल होके जो तुम मेटल डीप करोगे उसमें डिपॉजिट हो सकता है। तो दोनों में क्या हो सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए मेटल एंड ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग इट्स ओन आयन इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मान लो डेफिनेशन में दे दिया व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या करोगे? देखो एचएस में जो पहले बुक में देखना, जो ऐसे बीकर में एक मेटल को डिप किया, एक बार एक कॉपर मेटल को डिप किया कॉपर सल्फेट में, मतलब देखो क्या है, जो मेटल एंड इट कॉन्टेनिंग इट्स ओन आयन। ओन आयन मतलब क्या होगा? मेटल, कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल को डिप करोगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और नहीं तो जिंक मेटल को डिप करोगे जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। देखो एक बार क्या होता था, कॉपर आइदर क्या हो सकता है, मेटल जो कॉपर मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन लॉस करके सॉल्यूशन में जा सकता है, और नहीं तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन में Cu2+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में डिपॉजिट हो सकता है, और सिमिलरली जिंक के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा? स्टैंडर्ड मतलब क्या है? स्टैंडर्ड में कुछ स्पेसिफिक मेंशन करना है, तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड है उसका नेचर क्या होना चाहिए, जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए। तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी डेफिनेशन में हो सकता है। एक मिनट। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। एक मिनट जस्ट, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ये डेफिनेशन इसमें अच्छा नहीं है। ठीक है, तो तुम एक कोई बुक फॉलो कर लेना स्टैंडर्ड के लिए। स्टैंडर्ड के लिए क्या होना चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फिक्स्ड होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जस्ट उसको एक्सप्लेन किया कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है। देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हैज बीन द स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस, मतलब उसको रेफरेंस माना जाता है, उसके हिसाब से जो तुम्हारा रेडॉक्स पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, कोई भी आयरन, सीरियम, ये कापेल का। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है, तो उसको एक्सप्लेन किया कैसे है ये। अगेंस्ट व्हिच अदर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर डिटरमाइंड, मतलब इसको रेफरेंस मान के बाकी सारे जो पोटेंशियल है डिफरेंस उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कॉन्सिस्ट ऑफ एक प्लाटिनम प्लेट है, उसमें coated with platinum black and immersed in solution of H plus at a concentration, देखो 1 मोलर होना चाहिए, एंड टेम्परेचर फिक्स्ड होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या करना, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, आप केमिकल सेल। तो वो मैंने क्या बताया, डीप करने से क्या हो सकता है, आइदर इलेक्ट्रॉन मेटल से सॉल्यूशन में जा सकते हैं, और नहीं तो सॉल्यूशन से मेटल में जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है,
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस इन द टू हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो तुम्हारा टोटल सेल में क्या होता है, एक कैथोड एक एनोड रिएक्शन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते हैं। ठीक है, तो फ्लो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन में, तुम्हारा कैथोड एंड एनोड में। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तब उसका एग्जांपल भी दे देना कैसे होता है। जो टोटल जो सेल रिएक्शन है तुम्हारा, ई सेल क्या है, ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड, और नहीं तो ई जीरो राइट हैंड साइड माइनस ई जीरो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जस्ट ये तीन डेफिनेशन में है। और जो मेजर है एप्लीकेशन, मतलब ये जो सेल रिएक्शन है इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। सर ये सिलेबस में तो मेंशन नहीं है। नहीं, यही तो बोल रहा हूँ, सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तब भी जस्ट उसका डेफिनेशन ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसका मेजर एप्लीकेशन में है। तो देखो पहले बेसिक चीज नहीं जानोगे तो एप्लीकेशन कैसे करोगे, तो इसलिए मैंने बोला एच का बुक पढ़ लेना एक बार। ठीक है, सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो और देखो एक है नार्स्ट इक्वेशन, जो तुम्हारा सेल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन में क्या होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसको कैसे तुम कन्वर्ट करोगे, जो तुम्हारा फ्री एनर्जी कैलकुलेशन, नहीं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मान लो तुम्हारा एक रिएक्शन ऐसे हो रहा है, ए बी बी एल एल एम एम। ठीक है, तो इस रिएक्शन से तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका रिएक्शन आइदर कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, नहीं तो रिएक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ऐसे कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं तो ई जीरो सेल कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जस्ट इसका देखो, डेल जी इजिकल टू एक फॉर्मूला है, डेल जी जीरो प्लस आर टी एल एन, क्या होगा, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन है। ठीक है, देखो ए एल टू दी पावर एल, नहीं सॉरी, राइट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये है तुम्हारा जो रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन मान लो एग्जाम में दे दिया, तो उसी से तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो रिएक्शन का सेल ई जीरो सेल क्या है। ठीक है, तो देखो फाइनली क्या है, जो तुम्हारा डेल जी जीरो माइनस एन एफ ई जीरो, एक बार डेल जी इजिकल टू डेल जी जीरो प्लस ये इक्वेशन, अब दोनों को तुम पुट कर दो जस्ट, डेल डी जीरो एन एफ ई जीरो, एन एफ ई जीरो पुट कर दिया तो ई जीरो सेल क्या हो जाएगा, ई जीरो तुम्हारा जो रिएक्शन का ई जीरो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उससे तुम कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो फाइनली एप्लीकेशन में देखो क्या है, देखो एक ऑक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो मान लो कोई भी ऑक्सीडेंट है, आयरन थ्री प्लस, सॉरी आयरन ऑक्सीडेंट मतलब वो खुद रिड्यूस्ड होगा, आयरन थ्री प्लस है। ठीक है, तो आयरन थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन लेके आयरन टू प्लस में जाएगा, मान लो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन, नहीं तो तुम्हारा कॉपर टू प्लस है, इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर वन प्लस में जाएगा। तो उससे कैसे कैलकुलेट करोगे, जो ई जीरो सेल है रिएक्शन का पोटेंशियल वैल्यू है। ठीक है, तो ई इजिकल टू फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, जो नार्स्ट इक्वेशन है, ई जीरो माइनस आर टी बाई एन ए, मतलब ये एन इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, देखो ये एन। ठीक है, और जो सारे ये कांस्टेंट है आर टी बाई एफ, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आएगा 0.0591। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी तुम पुट कर सकते हो इक्वेशन में। जस्ट डिफरेंस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्टेंट, मतलब एप्लीकेशन में तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हर रिएक्शन में। ठीक है, तो ये है नार्स्ट इक्वेशन फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट में क्या है, देखो तुमने टाइटेशन किया है आयरन के साथ डाइक्रोमेट का। ठीक है, तो आयरन के साथ डाइक्रोमेट का इन एसिडिक मीडिया में टाइटेशन के टाइम क्या होता है रिएक्शन, जो तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट का येलो कलर है, तो येलो कलर से चेंज होकर कहाँ जाता है, जो तुम्हारा क्रोमियम थ्री प्लस ग्रीन कलर में। तब तुम पता ये पता चल जाता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और उसमें एक इंडिकेटर यूज करते हो जो तुम्हारा डाइफिनाइल एमिन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज रेडॉक्स इंडिकेटर। ठीक है, तो मैंने वो पहले पढ़ा देता हूँ जो रेडॉक्स इंडिकेटर है।
ठीक है। तो देखो व्हाट इज रेडॉक्स इंडिकेटर, इंडिकेटर भी क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी रेडॉक्स प्रॉपर्टी होगा। तो देखो ये डाइफिनाइल एमीन, ये मान लो 1 स्टेट में है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले डाइफिनाइल डबल जो डाइफिनाइल एमीन, इससे कापेल करके देखो उसके साथ क्या हो रहा है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, जो तुम्हारा उस मीडियम में डाइफिनाइल एमीन का एक बार रिडक्शन होगा, एक बार ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो डाइफिनाइल, इसका कलर भी मेंशन होगा, 1 मिनट, इसमें ज्यादा है, अच्छा है। देखो डाइफिनाइल एमीन जो ये कलरलेस है, और डाइफिनाइल बेंजीडिन ये भी कलरलेस है, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जाने के लिए क्या होगा, डाइफिनाइल बेंजीडिन वायलेट। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आता है जो व्हाट इज रेडॉक्स इंडिकेटर, ठीक है। तो रेडॉक्स इंडिकेटर क्या है ना, रेडॉक्स इंडिकेटर जो कलर चेंज दिखाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है, तो वो रेडॉक्स इंडिकेटर। तो एक एग्जांपल दो, ये है डाइफिनाइल एमीन, ठीक है। तो ये डाइफिनाइल एमीन इंडिकेटर क्या होता है, फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू डाइफिनाइल बेंजीडीन, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होकर डाइफिनाइल बेंजीडीन बनाएगा, ठीक है। तो व्हिच इज द इफेक्टिव इंडिकेटर, मतलब ये ओरिजिनली इंडिकेटर काम करता है, एंड ये फर्दर अल्टीमेटली एंड पॉइंट में क्या होता है, एंड पॉइंट में ये फर्दर कलर चेंज करते हैं, ये दोनों कलरलेस है, तो ये कलर चेंज होकर वायलेट कलर बनाएगा। तो ये है डाइफिनाइल बेंजीडीन वायलेट, देखो मैंने लिखा डाइफिनाइल बेंजीडीन वायलेट, और स्ट्रक्चर में भी है डाइफिनाइल बेंजीडीन वायलेट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, ये कॉन्जुगेशन में है, देखो तो कोई भी एरोमेटिक कॉम्पाउंड कॉन्जुगेशन में है तो मतलब वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो इधर क्या हो रहा है, क्यों ये कलर है ये कलर नहीं क्यों है, दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये देखो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, डबल सिंगल सिंगल डबल, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो डबल सिंगल डबल, तो डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में है। तो जब तुम थर्ड ईयर में जाके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो जो ज्यादा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वो कलर बन जाता है कॉन्जुगेशन के लिए। तो वो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी कम होने से लैम्डा वैल्यू हायर हो जाएगा। तो लैम्डा वैल्यू हायर मतलब वो विजिबल रेंज में आ जाता है। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है वो कलर है। तो मान लो तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो पोरफायरिन प्रेजेंट है वो भी कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक सिस्टम है, तो इसलिए कलर है। जो कैरोटीन, ठीक है, जो तुम्हारा कैरोट है ना, कैरोट में क्या वो ऑरेंज कलर क्यों है, उसमें भी कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 9 ऐसे कॉन्जुगेटेड पाई डबल बॉन्ड है, तो इसलिए सारे कलर शो करते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, देखो तुम बेसिकली यूज करते हो कब, जो तुम आयरन के साथ डाइक्रोमेट के टाइटेशन कर रहे हो, तो टाइटेशन के एंड पॉइंट में कैसे पता चलेगा, जो तुम्हारा टाइटेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मान लो तुम डाइक्रोमेट से कर रहे हो आयरन को, तो एंड पॉइंट में देखो एक बेंजीनिन वायलेट कलर आता है, ठीक है, ये तो किया ना, जो वायलेट कलर का बनता है इंडिकेटर, तो उसका ऐसे फॉर्म देना पड़ेगा। मान लो एक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है डाइफिनाइल अमीन, वो पहले ऑक्सीडाइज्ड होकर बनाएगा डाइफिनाइल बेंजीडिन, और उसके बाद डाइफिनाइल बेंजीडिन वायलेट, ठीक है। तो ये फाइनली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, कलर्ड फॉर्म है। तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो क्यों इसको यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर, ठीक है। तो मान लो वो अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है, तो ये रेडॉक्स पोटेंशियल देखो 0.76 वोल्ट, ठीक है, और आयरन का है 0.677 वोल्ट। तो इसलिए इधर एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन करना जरूरी है। तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, आयरन का जो रेडॉक्स कापेल है ये कम हो जाता है, ठीक है। तो मान लो इंडिकेटर से कम हो जाता है 0.61, नहीं तो क्या होगा, जब इंडिकेटर का वैल्यू 0.76 है और तुम्हारा जो आयरन रेडॉक्स कापेल है इसका वैल्यू हाई है, तो पहले क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, मतलब पहले टाइट्रेशन कंप्लीट। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए एसिडिक मीडियम यूज करते हैं। एसिडिक मीडियम में इसका वैल्यू 0.77 से 0.61 हो जाता है। मैंने किया कि देखा था, 1 मिनट। नहीं मैंने नहीं किया, ठीक है, छोड़ो ये सारे क्वेश्चन बाद में पढ़ना, मतलब फिर से ये चैप्टर आएगा थर्ड ईयर में, ठीक है, नहीं तो सेकेंड ईयर में जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, ठीक है। तो तब डिटेल्स में पढ़ना क्यों इसमें एसिडिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड का मिक्सचर यूज किया जाता है, इसका रोल क्या है, ये सारे सिस्टम, ठीक है। अभी देखो फिर से एप्लीकेशन में क्या है, जो तुम टाइट्रेशन कर रहे हो, टाइट्रेशन का फॉर्मल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तुम्हें।
ये देखो, जो तुम टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो 50 ml 0.1 नॉर्मल आयरन 2 सॉल्यूशन का बाई 0.1 नॉर्मल सेरियम 4 सॉल्यूशन से, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, 0.1 नॉर्मल 50 ml, 0.1 नॉर्मल सेरियम 50 ml से क्या होगा, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन तुम पोटेंशियल वैल्यू, जो फॉर्मल पोटेंशियल है, जो ई जीरो वैल्यू है, ई वैल्यू है, उसको बीच में कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो तुम्हें 50 ml 0.1 नॉर्मल आयरन से 50 ml 0.1 नॉर्मल सेरियम से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तुम्हारा रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब तुम 49.9 ml ऐड कर रहे हो, जब तुम 50.1 ml ऐड कर रहे हो, मतलब एक्सेस ऐड कर रहे हो, एक बार कम ऐड कर रहे हो, तो उस समय तुम्हारा पोटेंशियल कैसे होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द इक्विवेलेंट पॉइंट। तो उस टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए देखो तुम्हारा स्टैंडर्ड वैल्यू नोन होना चाहिए, जो E0 Fe2 प्लस Fe3 प्लस कपल एंड E0 सेरियम 4 प्लस सेरियम 3 प्लस कपल। तो पहले देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन 2 प्लस बाई सेरियम 4 प्लस आयन के साथ, ठीक है। तो मतलब आयरन 2 प्लस से बनेगा आयरन 3 प्लस और सेरियम 4 प्लस रिड्यूस होकर बनेगा सेरियम 3 प्लस। तो देखो सेरियम 4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, सेरियम 3 प्लस में आ रहा है, इसके लिए E0 वैल्यू क्या है 1.44 वोल्ट, ये गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ऐसे आएगा, ठीक है। और आयरन 3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आएगा आयरन 2 प्लस, E0 वैल्यू 0.77 वोल्ट है। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है तुम्हारा, सेरियम 4 प्लस प्लस आयरन 2 प्लस सेरियम 3 प्लस आयरन 3 प्लस, ठीक है। तो E0 सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो E0 सेल इज इक्वल टू जो तुम्हारा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कैथोड, तो कैथोड का वैल्यू क्या होता है, जो हाईली पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो ये E0 जो हाईली पॉजिटिव मतलब 1.44, जो इसका वैल्यू ज्यादा है तो माइनस 0.77, तो कितना आएगा 0.67 वोल्ट। अब तुम ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये एप्लीकेशन में है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन में। तो पहले देखना पड़ेगा जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का देखो, E इज इक्वल टू E0 प्लस 0.0591 बाई 1 लॉग आयरन 3 प्लस बाई आयरन 2 प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब तुम्हारे 49.9 ml सेरियम यूज किया। तो 49 ml सेरियम यूज किया मतलब क्या होगा, 50 ml से, देखो जो तुम्हारा आयरन, क्वेश्चन में देखो पहले, जो आयरन 2 प्लस सॉल्यूशन है ये 50 ml 0.1 नॉर्मल है, तो उसमें 49 ml 0.1 नॉर्मल सेरियम यूज किया, तो कन्वर्शन कितना होगा 49.01 ml आयरन 3 प्लस, ठीक है। अच्छे से देखो, तो मान लो उसमें तुम 50 ml आयरन 2 प्लस था, उसमें 49.9 ml सेरियम 4 प्लस यूज किया, ठीक है, ऐड किया। तो ऐड करने से क्या होगा, सेरियम 4 प्लस आयन कन्वर्टेड सेरियम 3 प्लस आयन, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होगा, आयरन 3 प्लस क्या होगा, ऑक्सीडाइज टू आयरन, सॉरी आयरन 2 प्लस ऑक्सीडाइज टू आयरन 3 प्लस आयन। तो अब देखो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज होगा, जो तुम्हारा आयरन 2 प्लस का 50 ml 1 नॉर्मल था, तो उसका कंज्यूम हो गया, कंज्यूम होकर अभी कितना पड़ा है 0.1 ml, ठीक है। तो जितना पड़ा है देखो वो 0.1 ml मैंने लिखा, और आयरन 3 प्लस अभी रिएक्शन में कितना बन गया 49.9 ml। मान लो तुमने 2 ml ऐड किया, सेरियम 4 प्लस 2 ml ऐड किया, तब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तब 50 माइनस 2 मतलब ये 48 होगा और ये 2 ml, ठीक है। मतलब जितना तुम सेरियम 4 प्लस ऐड करोगे तो वही तो कन्वर्ट करेगा आयरन 2 प्लस को आयरन 3 प्लस में। तब अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, आयरन 2 प्लस का पहले 50 ml था, उससे जितना कंज्यूम हो गया, तो 50 माइनस वो सेरियम 4 प्लस का जितना सॉल्यूशन है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे इसका, तो आप फिर से देखो, आयरन 2 प्लस का पहले कितना था 50 ml, अब तुम्हें उसमें ऐड कर रहे हो 49 ml 0.1 नॉर्मल सेरियम 4 प्लस, तो 49 ml 9.9 ml 0.1 नॉर्मल सेरियम 4 प्लस आयरन 2 प्लस को कन्वर्ट करेगा, आयरन 2 प्लस को ऑक्सीडाइज करेगा आयरन 3 प्लस में। तो अभी आयरन 3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 49.9 ml, ठीक है। देखो 49.9 ml मैंने लिखा, और जो आयरन 2 प्लस रिमेनिंग कितना है 50 माइनस 49.9 0.1 ml, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन में, आयरन 4 प्लस से आयरन 3 प्लस, सॉरी
सेरियम 4+ से सेरियम 3+ जा रहे हैं, आयरन 2+ से आयरन 3+, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। देखो तो एन वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो आप देखो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू E0 प्लस 0.0591। मैंने बोला ये कांस्टेंट है, जो RT/F वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका वैल्यू है 0.0591 लॉग आयरन 3+ बाई आयरन 2+। तो आप देखो जो स्टैंडर्ड E0 आयरन 2+, 3+ कापेल का वैल्यू कितना है, 0.77 मान लो दे दिया ये पहले क्वेश्चन में। देखो आयरन 3+, आयरन 2+, 0.77 वोल्ट, ठीक है। तो जस्ट ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 0.9294। और एक बार क्या हो सकता है, मान लो तुमने एक्सेस ऐड किया, तो एक्सेस ऐड करने से क्या होगा, ये देखो जब तुम एक्सेस ऐड कर रहे हो मतलब आयरन 2+, आयरन 3+ दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, ठीक है, तो उसके साथ रिलेटेड नहीं है जो रेडॉक्स पोटेंशियल रिएक्शन है, जो रेडॉक्स कापेल है। अब क्या होगा, एक्सेस में होगा सेरियम 4+ और सेरियम 3+, ठीक है, क्योंकि 50 ml 0.1 नॉर्मल आयरन 2+ सॉल्यूशन कन्वर्टेड 50 ml 0.1 नॉर्मल आयरन 3+, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गया। तो वो रेडॉक्स रिएक्शन से तुम पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब देखना पड़ेगा एक्सेस में क्या है, 50.1 ml ऐड किया, तो 50.1 ml क्या होगा, 50 ml सेरियम 4+ कन्वर्ट होगा सेरियम 3+ से, और जो 0.1 ml है वो तो एक्सेस है, 0.1 ml तुम एक्सेस ऐड किया, तो देखो सेरियम 4+ का कॉन्सेंट्रेशन किया होगा जो एक्सेस में ऐड किया 0.1, और सेरियम 3+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा जो तुम न्यूट्रलाइज के लिए, जो आयरन 2+ को न्यूट्रलाइज के लिए, सॉरी ऑक्सीडाइज के लिए यूज किया 50 ml, ठीक है। तो ये देखो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 सेरियम 4+ और ये 50। सिमिलरली क्या है, जो तुम्हारा E0 सेरियम 4+, सेरियम 3+ कापेल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 1.44, ठीक है, ये क्वेश्चन में है, देखो 1.44 रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो देखो 1.44, तो फिर से तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो जो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये 1.28। मान लो एक बार तुमने कम डाला, ठीक है, एक बार एक्सेस डाला और एक बार दोनों सेम हो गया, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट जो है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होगा, सबका कॉन्सेंट्रेशन समान है, ठीक है, क्योंकि तुमने सेम ऐड किया 50 ml के साथ 50 ml ऐड किया, तो मान लो क्या होगा, एट द इक्विवेलेंस पॉइंट traces of iron 2+ will still exist as determined by the equilibrium, and an exactly equivalent amount of cerium 4+ will also remain unreacted, ठीक है। तो since the molar ratio of iron 2+ and cerium 4+ ion is 1:1, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा इक्विवेलेंस पॉइंट में, तो इसके लिए क्या होगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन 3+ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेरियम 3+, तो क्या होगा, सेरियम सॉरी concentration of iron 2+ by iron 3+ is equal to concentration of cerium 4+ by concentration of cerium 3+, क्योंकि दोनों को 50 ml ऐड किया, तब क्या होगा, तो मान लो ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 1 हो गया, ठीक है, जो सेरियम और आयरन का कॉन्सेंट्रेशन ये सारे 1 हो गया। तो देखो ई इक्विलिब्रियम और नहीं तो ई इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होगा, ये एक इक्वेशन हो सकता है, ये एक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो 2 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.21 वोल्ट, और ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.21/2 ये वोल्ट, ठीक है। और नहीं तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, कैसे, देखो मान लो तुम्हारा ए ऑक्सीडेंट है, बी रिडक्टेंट है, और इससे बन रहा है ए रिडक्टेंट बी ऑक्सीडेंट, ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डायरेक्टली ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो तुम्हारा E01B प्लस E20A डिवाइड बाई A/B, ठीक है, तो इस फॉर्मूला यूज करके भी तुम कर सकते हो, इससे अच्छा बेटर है तुम दोनों को ऐड कर दो, दोनों रिएक्शन को लिख के जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उसको लिख के जस्ट दोनों को ऐड कर दो, ठीक है।
तो देखो मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया जो तुम टाइटेशन कर रहे हो, उसके बीच में तुम कॉन्सेंट्रेशन रेडॉक्स पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो कर पाओगे ना इसी इक्वेशन से, नास्ट इक्वेशन से। और भी 2-3 है ऐसे सिमिलर। देखो सिमिलरली सिमिलर क्वेश्चन है, जो तुम टाइटेशन कर रहे हो 100 ml, पहले 50 ml था, अब 100 ml से क्या कर रहे हो, 0.1 नॉर्मल आयरन 2+ सॉल्यूशन को, देखो इधर 1 नॉर्मल H2SO4 बाई 0.1 नॉर्मल सेरियम 4+ सॉल्यूशन। सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है। देखो व्हाट विल बी द पोटेंशियल जब तुम 99.9, पहले क्वेश्चन में क्या था 49.9, मतलब पहले कम डाला, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो एक इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, जब तुम सिमिलर इक्विवेलेंट डाल रहे हो 100 ml में 100 ml ऐड कर रहे हो, और जब तुम एक 100.1 ml सीरियम 4+ ऐड कर रहे हो, तब कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में, ये टाइट्रेशन का। तो सिमिलरली करोगे, देखो पहले आयरन 3+ आयरन 2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जो आयरन 3+ है 99.9, और जो आयरन 2+ है वो क्या होगा 0.1, क्योंकि तुमने 100 ml में 99.9 ml ऐड किया, ठीक है। और एक बार क्या होगा, जो तुम एक्सेस में ऐड कर रहे हो सेरियम 4+, तब क्या होगा, जो सेरियम रेडोक्स कापेल है वो फॉर्मूला यूज होगा सेरियम के लिए। ये देखो, ठीक है, जब एक्सेस में ऐड कर रहे हो सेरियम, तो सेरियम सेरियम 3+ है सॉल्यूशन में, तो तब ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। और जो तुम इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या करोगे, इक्विवेलेंस पॉइंट में देखो जस्ट इस बार मैंने क्या किया, ये यूज किया, जो तो सेरियम 4+ आयरन 2+, तो E इज इक्वल टू BE10 AE20 बाई A+B, ठीक है। अब देखो क्या, जो तुम्हारा E0 अब सेरियम 4+, जो पोटेंशियल है E20, अब जो आयरन का पोटेंशियल है, ठीक है, बाई A+B, तो ये A+B क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन सारे 1-1 है, तो ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो जो तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट पे है। और नहीं तो जो मैंने पहले सिखाया, दोनों को लिखो और ऐड कर दो, कौन सा है ये, ठीक है, दोनों को लिखो फिर ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है। तो ये है एप्लीकेशन, और भी है। ये देखो मैंने जो बताया था ना, जो फंक्शन ऑफ H3PO4 क्यों H3PO4 यूज कर रहा हूँ, ये सारे बाद में पढ़ोगे, ये भी है ही नहीं। ये लाटीमार डायग्राम, एक मिनट, कोई ज्वाइन करना चाहता है। देखो और एक भी एप्लीकेशन है, तुम पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे उस सॉल्यूशन का, ठीक है, एक मिनट। ये है एग्जाम्पल MnO4 माइनस माइनस, ठीक है। तो मान लो तुम Cl माइनस आयन को ऑक्सीडाइज कर रहे हो KMnO4 से, ठीक है, एट लो pH लेस देन 1.5 बट नॉट इन न्यूट्रल मीडियम, एक्सप्लेन। मतलब तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में लेस देन 1.5 मतलब pH एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या MnO4 माइनस Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो मतलब तुम सॉल्यूशन का pH यूज करके एक्सप्लेनेशन दे सकते हो जो इस मीडियम में क्यों हो रहा है। तो देखना पड़ेगा जो तुम्हारा सेल रिएक्शन है, जो Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वो सेल रिएक्शन क्या है, पहले MnO4 माइनस Mn2+ में जाएगा, और जो तुम्हारा Cl2 से Cl माइनस बनेगा, ठीक है। तो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम है, जो
रेडॉक्स इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस प्लस 4H2O, ठीक है, एंड हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस। ठीक, अब देखना पड़ेगा दोनों रेडॉक्स इक्वेशन का इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉन यूज होना है। तो इसलिए क्या करोगे, जो रेडॉक्स 2 इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो बैलेंस हो गया, तो क्या होगा इक्वेशन में, जो तुम्हारा MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में 8H प्लस है, तो एसिडिक मीडियम में क्या कर रहे हैं, Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना रहे हैं। ठीक है, तो E0 सेल है 0.14 वोल्ट। ठीक है, अब देखना पड़ेगा ये एसिडिक मीडियम मतलब लेस देन 1.5 क्यों होना है। ठीक है, तो देखो E0 सेल इज पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ये E0 सेल इज पॉजिटिव है, तो E0 सेल इज पॉजिटिव मतलब तुम्हारा जो डेल जी माइनस NF वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो डेल जी नेगेटिव है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो इससे पहले पता चल गया जो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन पीएच से कैसे रिलेटेड करोगे, तो देखो इस इक्वेशन के लिए जो तुम्हारा नार्स्ट इक्वेशन होगा, तो नार्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 प्लस 0.0591 बाई एन लॉग MnO4 माइनस, ठीक है, बाई Mn2 प्लस इंटू एक क्या है 8H प्लस। ठीक है, तो तुम दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक मतलब एक अमेरिकन कन्वेंशन है, ठीक है, और एक जो तुम्हारा दूसरा कन्वेंशन, मतलब एक बार ऑक्सीडेंट जो मतलब राइट हैंड साइड को अपर साइड में लेते हैं और एक बार लेफ्ट हैंड साइड को नीचे। देखो ये साइन चेंज हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव हो सकता है एक बार नेगेटिव हो सकता है इधर अपर और नीचे चेंज करने से। ठीक है, लेकिन तुम फॉलो करोगे एक ही कन्वेंशन जो पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो क्या कर रहे हो तुम, जो MnO4 माइनस एंड 8H प्लस जो तुम्हारा ऑक्सीडेंट है बाय रिडक्टेंट ऐसे यूज कर रहे हो। ठीक है, लॉग MnO4 माइनस, देखो मैंने H प्लस को अलग से लिखा। ठीक है, तो क्यों अलग से लिखा, तो उससे क्या होगा, जो तुम्हारा log H प्लस है, log H प्लस नेगेटिव log H प्लस इजिकल टू क्या है pH। एक मिनट, नेगेटिव log H प्लस pH है, तो देखो तुम्हारा जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये डायरेक्टली pH से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो माइनस 0.094 pH, और ये जैसे रिमेनिंग कांस्टेंट मान लो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह गया। ठीक है, तो अब देखो जो E0 वैल्यू है MnO4 कापेल के लिए 1.5 है और माइनस 0.094 pH, तो डायरेक्टली pH से रिलेटेड है। अब मान लो pH 7, तुम्हारा जो सॉल्यूशन का pH 7 है, न्यूट्रल है, तो pH 7 होने से क्या होगा, तो pH 7 पुट कर दो वैल्यू, तो 0.094 इंटू 7, तो उससे क्या आ रहा है देखो, वैल्यू आ रहा है 0.852। ठीक है, तो दैट एट न्यूट्रल मीडियम फॉर्मल पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस कितना हो रहा है 0.852 वोल्ट। ठीक है, ये क्या है, लोअर देन Cl2 Cl माइनस कापेल। Cl2 Cl माइनस कापेल के लिए कितना है, देखो फॉर्मूला में दिया होगा, एक मिनट, देखो Cl2 Cl माइनस के लिए है 1.36 वोल्ट और MnO4 माइनस Mn2 प्लस के लिए 1.5। जब ये नीचे हो रहा है, इतना कम हो रहा है, 1.5 है, मतलब इससे ये हायर होना चाहिए, तभी Cl माइनस से ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बनाएगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो रहा है, pH 7 में उसका वैल्यू लोअर हो रहा है। एक मिनट, देखो अभी जो पहले 1.5 था अभी कितना हो गया 0.852, मतलब 1.36 से लोअर हो गया। तो 1.36 से लोअर है मतलब MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा pH 7 में। ठीक है, लेकिन जब pH 1.5 है, अभी देखो 1.5 होने से कितना हो रहा है, वैल्यू आएगा 1.359। ठीक है, तो 1.359 मतलब 1.36, तो pH 1.5 होने से भी क्या कर सकते हैं, वो उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू है 1.36। ठीक है, तो देखो हेंस एट pH 1.5 द फॉर्मल पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस एंड Mn2 प्लस सिस्टम कितना है, इससे सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, बट 1.5 से लेस देन है, तो इसलिए क्या होगा, ये Cl माइनस Cl2 कापेल को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, pH इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए लेकिन वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम बोल सकते हो जो एप्लीकेशन में मतलब एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है, तो Cl माइनस हमेशा ही क्यों
KMnO4 माइनस एसिडिक मतलब लो पीएच में एसिडिक मीडियम में QCl माइनस को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो Cl माइनस आयन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4 माइनस एट लो पीएच, क्यों एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो तुम ये भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के लिए भी। तो जस्ट कैसे एक्सप्लेन करोगे, दोनों का फॉर्मल पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करोगे। फॉर्मल पोटेंशियल कैलकुलेट करके पता चल जाएगा pH 7 में कितना फॉर्मल पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है, और pH 1.5 में। तो pH 1.5 में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, बस उससे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडाइज कर पाएगा, नहीं तो pH 7 में नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक एप्लीकेशन है, एक मिनट, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन सिलेबस में मेंशन भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं 2-3 ही कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो जो प्रेसिपिटेशन टाइटेशन होता है, मान लो टाइटेशन के टाइम कुछ अमाउंट प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो क्या होगा, उसका फॉर्मल पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसलिए तुम्हें बाहर से रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रेसिपिटेशन टाइटेशन है। और एक जो आयोडोमेट्रिक टाइटेशन है, आयोडोमेट्रिक टाइटेशन के भी एक एप्लीकेशन है, जस्ट 1 मिनट में करा रहा हूँ। कहाँ गया, देखो ये एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन ऐड हो रहा है, जो कैलकुलेट द फॉर्मल पोटेंशियल ऑफ Cu2 plus Cu couple in a solution which is 1 molar in Ki, give solubility product of CuI and E0 E, ठीक है। तो जब तुम कॉपर से I माइनस को ऑक्सीडाइज करोगे, I माइनस को ऑक्सीडाइज करके CuI I2 बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मल पोटेंशियल, ये भी एक क्या टाइटेशन है, एक मिनट मेंशन है, ये प्रेसिपिटेशन टाइटेशन है, कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो नास्ट इक्वेशन फॉर Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या है, Cu प्लस, ठीक है। तो E0 सेल क्या होगा, E0 प्लस 0.0591 बाई एन लॉग Cu2 प्लस बाई Cu प्लस, ठीक है। अब E0 वैल्यू देखो 0.17 है, E0 वैल्यू Cu2 प्लस Cu प्लस कपल के लिए 0.17 है, बट फॉर I2 I माइनस कपल के लिए 0.54 है, ठीक है। तो तब क्यों ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में होता है, ठीक है। देखो इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है, तो उल्टा होना चाहिए रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन इसी से ही क्यों होता है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फॉर्मल पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारा Cu2 प्लस 4I माइनस, इससे क्या बनेगा Cui प्लस I2, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या है, Cu2 प्लस से Cu प्लस एंड I2 से क्या हो रहा है I माइनस, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, Cu प्लस प्लस I2 इज इक्वल टू 2Cu2 प्लस प्लस 2I माइनस, ठीक है। अब इसमें देखो फॉर्मल पोटेंशियल जो है वो 0.54 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे एक्सप्लेन करोगे, जो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, जो मैंने बोला प्रेसिपिटेट हो जाता है कुछ, ठीक है। द रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ CuI, assuming the iodide concentration as 0.1 molar and taking the solubility product of CuI as 10 to the power minus 12, ठीक है। तो solubility product क्या है, KSP is equal to जो तुम्हारा आयोडाइड कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन एंड I माइनस का, CuI का है solubility product, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस क्या होगा, KSP बाई KI माइनस। अभी उसी रिएक्शन में क्या हो जाता है, जो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 11 मोलर, ठीक है। तो द पोटेंशियल, फॉर्मल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे उस रिएक्शन से। अब Cu2 प्लस बाई Cu प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, Cu2 प्लस बाई Cu प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अभी देखो 10 टू द पावर माइनस 11 हो गया। अब 10 टू द पावर माइनस 11 है, तो जस्ट इसको क्या करोगे, इक्वेशन में लेके आ जाओ, जो तुम्हारा 0.0591 लॉग
1/10⁻11, ठीक है। तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0.6501, ठीक है। तो पहले कितना था जो तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.17, अब कितना हो गया जो तुम्हारा कॉपर प्लस का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐड होने से, ठीक है, 0.65, तो ये कितना हो गया 0.82। अब देखो क्या होगा, पहले वैल्यू था 0.17, अभी 82 हो गया, आ गया। पहले था 17, अब हो गया 0.5, सॉरी 0.82। जो फॉर्मल पोटेंशियल ये इंक्रीज होकर 0.82 हो गया। देखो अभी क्या हो सकता है, इसका वैल्यू लोअर हो गया तो इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो पहले देख के तुम बता नहीं सकते जो ये ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं इस वैल्यू से, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मल पोटेंशियल कैलकुलेशन। तो फॉर्मल पोटेंशियल मतलब क्या है, जब तुम रिएक्शन कर रहे हो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में जो पोटेंशियल बन रहे है उसी टाइम, तो वो है फॉर्मल पोटेंशियल। तो कैसे बन रहा है ना, ये एक्सप्लेनेशन होगा जो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो मतलब कॉपर जब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं आई माइनस को ऑक्सीडाइज करके क्या बनेगा CuI। अब CuI का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, तो CuI का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 10⁻12, ठीक है। तब जो Cu प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कॉपर प्लस आयन का, तो कॉपर प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है KsP/Ki माइनस, ये 0.1 मोलर, पहले ही बोल दिया जो ये 0.1 मोलर है, तो इससे क्या होगा 10⁻11 कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये पुट करोगे तो क्या होगा, जो तुम्हारा फॉर्मल पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल पोटेंशियल इंक्रीज होने से तो वो जो रेडॉक्स कापेल है, मतलब Cu2+ से Cu+ कापेल, वो I माइनस को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ठीक है। अभी ये एक एप्लीकेशन है। और हेलो। यस सर। एक मिनट जस्ट।